Assalamu alaikum everyone. I hope you all can hear me. आप लोग ज्वाइन कर लें मीटिंग सॉरी क्लास। जब सब आ जाएं तो प्लीज टाइप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट। आई थिंक हमने काफी लोगों ने कर ही दिया है रिप्लाई बैक, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मीटिंग, today's class. Okay, so let me just share my screen and मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया था और कितना लेक्चर गुजर चुके हैं एंड दिस प्रोबेबली गोइंग टू बी देयर फर्स्ट क्लास। तो इस वजह से आई एम थिंकिंग कि मैं जो कुछ एमसीक्यूज आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करती रहती हूँ वो हम फॉर देयर बेनिफिट हम अभी थोड़े से दोबारा रिपीट कर लें ताकि उनकी भी रिवीजन हो जाए और आप लोगों की भी रिवीजन हो जाए। आई होप आप लोग ज्यादा बोर ना हो। फॉर दोस्त जो पहले दिन से लेक्चर ले रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं, ठीक है? ओके, तो we'll just move to the एमसीक्यूज। हमने नॉर्मल टेक्स्ट ईयर किया था। सबसे पहले क्या करना है, हमने जब भी नॉर्मल टेक्स्ट ईयर या कोई भी टेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आएगा, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर, सबसे पहले दैट इज हम पीरियड काउंट करेंगे कि इज इट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months। इफ दैट 12 month पीरियड इज एंडिंग ऑन 30th June, तो वो उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज नॉर्मल टेक्स्ट ईयर। बाय द वे, फॉर दोज जिन्होंने पहले क्लासेस ली हैं और वो मुझे पहले ये बताएं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट ईयर आर देयर। या 3, गुड। ठीक है, तो एक तो हो गया नॉर्मल टेक्स्ट ईयर, उसका हमें आइडेंटिफाई। आवाज नहीं ठीक, अब ठीक है? नॉर्मल टेक्स्ट ईयर, स्पेशल टेक्स्ट ईयर एंड ट्रांजिशनल टेक्स्ट ईयर, वेरी गुड असद। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। सॉरी गाइस। सो हाँ, नॉर्मल टेक्स्ट ईयर हो गया। ओके, देन स्पेशल टेक्स्ट ईयर के केस में भी हमारा सिमिलर पैटर्न ही फॉलो होगा, बट उसमें क्या है कि हमने ये चीज नोट करनी है कि नॉर्मल टेक्स्ट के जो टेक्स्ट पीरियड है वो 12 months का है, बट इफ इट इज एंडिंग अदर देन 30th June तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे एज स्पेशल टेक्स्ट ईयर। और बट द फैक्ट इज कि उसको डिनोट कैसे करना है। a few few students selected, मैंने जो एमसीक्यू डाला था उसके अंदर जो स्पेशल टेक्स्ट ईयर का था, दे सिलेक्टेड द उन्होंने टेक्स्ट ईयर 2025 या 2024 जो भी उस एमसीक्यू का था, टेक्स्ट ईयर 2024 सिलेक्ट करने के बजाय दे सिलेक्टेड 24 to 25। सो इट्स नॉट अ पीरियड, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय ओनली द ईयर, ठीक है? तो इट हैज टू बी डिनोटेड बाय द ईयर ओनली। और इसके लिए एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। यू गाइस ऑलरेडी नो ऑफ यू, और ये एक छोटी सी है कि भाई अगर आपका जो स्पेशल टैक्स ईयर है उसके जो मंथ एंड आ रहा है इट इज एनीवेयर बिटवीन जनवरी टू जून, तो जो उस साल का टैक्स ईयर, जो उस साल का कैलेंडर ईयर है, आपने उसको उसी के साथ डिनोट करना है, ठीक है? और जब उसका पीरियड एंड फॉल कर रहा हो बिटवीन जुलाई टू दिसंबर तो आपने नेक्स्ट कैलेंडर ईयर को यूज करना है, ओके? फिर स्पेशल टैक्स ईयर के लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा था जिसमें फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज इसलिए यहाँ पर पेस्ट की थी बिकॉज दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन, बिकॉज ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का पार्ट है।
तो ये यहाँ पर आप देख लें, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, उनका स्पेशल टैक्स ईयर होगा अक्टूबर टू 30 सितंबर, ठीक है। और जो ऑल, अच्छा अब यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने पुटअप किया था कि या शुगर मैन्युफैक्चरिंग एओपीज भी क्या उसमें फॉल करेंगे, तो हमारा इस पे यही डिसीजन था एंड नोबडी, उस पे किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा था कि भाई जब कंपनी लिखा है तो इट हैज टू बी ओनली कंपनी जिसका जो टैक्स ईयर है वो 30 सितंबर को एंड हो रहा होगा। और ये जो क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि जितनी भी कंपनीज शुगर बना रही होंगी, उनका उनका टैक्स ईयर यही होगा। दिस इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, दिस इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, उसके अंदर एओपी भी आ सकती है, कंपनी भी आ सकती है, इंडिविजुअल भी आ सकता है जिसका टैक्स ईयर जो है वो January to 30, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इनका तो 31 दिसंबर ही होता है। और चेंज ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर और एवरीथिंग इज राउटेड थ्रू कमिश्नर। आपने अपना टैक्स पीरियड चेंज करना है तो कमिश्नर इज गोइंग टू डू दैट। कि जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक कंपेलिंग नीड होनी चाहिए। समवन आस्क्ड मी कि कंपेलिंग नीड में क्या क्या आप लिख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई मेरी जो एंटिटी है उसका टैक्स ईयर ये फॉलो करते हैं, मेरे साथ की जितनी भी इंडस्ट्री में और कंपनीज है उनका यही फॉलो हो रहा है, मेरी जो पेरेंट कंपनी है उसका ये टैक्स ईयर है। दे कैन बी वेरी कन्विंसिंग रीजंस, लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है कि मेरे लिए अकाउंटिंग मुश्किल हो जाएगी या मेरे लिए एंड नॉट एनी थिंग विच इज कोई जो प्रैक्टिकल इश्यूज हो वो आपने इसमें मेंशन करने होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट इज एवर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर। ये कुछ एग्जांपल्स थी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। आप ये इसकी रिकॉर्डिंग जब देखें या आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें, आप इसको देख लीजिएगा, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट पे ही है, इट इज देयर। हमने पर्सन डिस्कस किया था, इसके अंदर पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल्स आते हैं, कंपनी आती है, एओपी आती है, फेडरल गवर्नमेंट पर्सन है, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट पर्सन है, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट पर्सन है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट। सॉरी, अच्छा गाइज यू कैन टाइप इन चैट अगर आपको इनमें से एनीवन हु इज न्यू, there are few students who are new that they said they will be joining today। आपको किसी भी चीज का कोई क्वेरी है, इंडिविजुअल का तो आई थिंक सब समझ रहे होंगे, इट्स दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, एनीथिंग इफ यू वांट टू नो। इसे पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट में एग्जांपल आती है, यूएई आता है, ब्राजील आता है, ऐसी कंट्रीज जिसके जो विच इज नोन बाय ब्रांड नेम, और फिर उसके अंदर पर्टिकुलर स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक कंपनी की हमने ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी टेक्स्ट से ही देखी थी, वी डिडंट ऐड इट हियर। so let me know if you can see the screen। हम दोबारा से पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। Public company includes a company in which not less than 50% of the shares are held by federal government और provincial government। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, नवीद इकराम इफ ही इज हियर, उन्होंने कल मुझे एक क्वेश्चन जो हम अभी आप दोबारा डिस्प्ले करेंगे इन द प्रेजेंटेशन जो पीछे चल रही है उसमें, कैन एवरीबॉडी सी द पीडीएफ? ओके, चल यही वाली स्क्रीन शेयर हुई है। A company in which not less than 50% of the shares are held by federal government or provincial government। तो जो क्वेश्चन था उसमें जो रिस्पॉन्स था that was to be answered with after mentioning this sub clause, right? जिसने अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए भी थोड़ा सा कि he asked me कि is it only have to be 50% of federal government, 50% ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या ऐसा भी हो सकता है 30% ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और 20% ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जब भी आप लॉ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप लोग अभी बिजनेस लॉ भी पढ़ रहे होंगे और फ्यूचर में आप टैक्स को एडवांस फॉर्म में भी पढ़ेंगे, दे जब आप क्लॉज पढ़ रहे हो तो उसमें दो इस चीज को बहुत ख्याल करना होता है कि और एंड कंडीशंस, ओ आर और जो ये है, और एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 50% फेडरल का हो या 50% प्रोविंशियल का हो
लेकिन यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर यहाँ पर एंड लिखा हुआ हो तो ये होगा कि या 50% फेडरल गवर्नमेंट की होगी, या 50, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जब और आ गई है तो इट हैज टू बी, इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। और 50% इसमें हमने एग्जांपल्स भी शेयर की थी, आप लोगों की तरफ से भी बहुत आया था, आप लोगों ने इतनी अच्छी एग्जांपल्स शेयर की थी कल, जैसे सुई गैस हो गया, वापडा हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक कंपनी, 50% shares held by federal government, ठीक है। फिर a company which is not less, in which not less than 50% of shares are held by federal government, ठीक है, सॉरी फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि पाकिस्तान से जैसे चाइना की कोई कंपनी यहाँ पर ऑपरेट कर रही हो, दे आर, बहुत से पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर चाइना ने। फिर उसके बाद फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि एक कंपनी आ जाए जो वहां पर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन की हुई हो। जैसे पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें 50% फंडिंग यहाँ पर लोकल ओनर्स की है, और कुछ परसेंटेज उन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट की हुई है, ठीक है। फिर इस तरह की एंटिटीज हैं जैसे फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे अरामको है, आजकल आप लोग सुनते होंगे कि एक और पेट्रोल पंप है, एंड देयर वाज अनदर न्यूज आजकल, पता नहीं किसी ने फॉलो किया या नहीं, अरामको के बारे में। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अ कंपनी हुज शेयर्स आर वर ट्रेडेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन टैक्स ईयर, एंड which remained listed on that exchange at the end of the year, ठीक है। यहाँ पर एंड कंडीशन आ रही है, जो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था उसके अंदर दे बोथ हैड टू एग्जिस्ट, यानी कि वो वाला भी, उसको रजिस्टर होना है स्टॉक एक्सचेंज में, एंड उसको रिमेन लिस्टेड रहना है एट द एंड ऑफ दैट ईयर, ठीक है। ओके, यूनिट ट्रस्ट, इस पे मैंने आपको कहा था मैं कंफर्म करूंगी, जो कंपनी का नाम है मेंशन करिए, दैट वाज एनआईटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यही उसका नाम है। सो अगर आपको ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट, अब जैसे कंपनी होती है वो शेयर्स अपने सेल आउट करती हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में यूनिट ट्रस्ट क्या होती हैं, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स, आप लोग कभी बैंक गए हो तो दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर म्यूचुअल फंड्स। उसमें वो क्या होता है कि दे बाय द शेयर्स, वो किसी के, एक फॉर इंस्टेंस एक ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, उसने यूनिट ट्रस्ट है उनका, म्यूचुअल फंड है, उसने क्या किया, 1 लाख के एक कंपनी के शेयर्स ले लिए, पावर कंपनी के शेयर्स ले लिए, 1 लाख के किसी बैंकिंग कंपनी के शेयर्स ले लिए, 1 लाख के उसने किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर्स ले लिए, किसी पेट्रोलियम कंपनी के शेयर्स ले लिए, फॉर इंस्टेंस उसने 4 लाख के शेयर्स अपने पास, एंड लेट सपोज 1 लाख शेयर्स एक इंडस्ट्री के ले लिए, 1 लाख एक इंडस्ट्री के, 1 लाख एक इंडस्ट्री के, 1 लाख ले लिए। आप गए, आपने कहा कि मुझे भी ना खुद तो नहीं करना, मुझे आप लोग, और फिर वो लोग कहते हैं कि यू कम टू अस एंड देन वी विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर यू। आप फिर अपना 1 लाख लेकर जाते हैं, वो आपको 25% एक का 25, लेकिन फिर वो शेयर्स नहीं सेल करते, उन्होंने इस तरह का इसका पोर्टफोलियो सेटअप कर लिया होता है कि उन्होंने यूनिट्स, एंड दैट इज नाउ देयर बिजनेस स्टाइल। आप लोग इसकी इन इन फ्यूचर एडवांस क्लासेस आप लोग यूनिट ट्रस्ट यानी कि म्यूचुअल फंड्स टाइप कंपनीज की उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना भी, उसकी प्रेजेंटेशन का भी लर्न करेंगे। सो इसमें यहाँ पर सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग होना कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको पेपर में आ जाता है कि जी एक म्यूचुअल फंड है, इज इट अ कंपनी, इज इट अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इज इट अ ट्रस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि यस इट इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। यूनिट ट्रस्ट विच इज डिफाइंड अंडर, विच इज registered under Trust Act of 1882, it is a पब्लिक कंपनी, ठीक है। यूनिट ट्रस्ट की यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल दे दिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने भी शेयर्स वगैरह लिए होते, बट उसको वो, आपको वो ये नहीं कहेंगे कि आप 100, मेरे पास 10,000 शेयर हैं, 100 शेयर, उन्होंने अपना एक बिजनेस, उनका जो पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया हुआ होता है, दैट इज नॉट देयर स्टाइल ऑफ बिजनेस। वो किस तरह उसको सेल आउट करते हैं, किस तरह वो यूनिट्स बनाते हैं इसके, और उसकी भी ट्रेडिंग वगैरह हो रही होती है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एज इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट में कुछ बच्चों को एमसीक्यू, आई डोंट नो, उनसे गलती से दे सिलेक्टेड द रॉन्ग आंसर, और उनकी थोड़ी सी यहाँ पर इस सेक्शन में से did either they skipped this part कि अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, एक आप लोग भी बिजनेस लॉ पढ़ रहे होंगे, आप आगे जाकर कंपनीज लॉ पढ़ेंगे। एक तो होती है कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कि वो उसकी एंटिटी का वो किस लॉ के अंडर वो रजिस्टर हुई हुई है, उसकी एग्जिस्टेंस किस नेम से है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आई अंडरस्टैंड कि उस एमसीक्यू के अंदर अगर मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रख देती तब शायद होता, बट after I shared so many, बैकग्राउंड आपके साथ मैंने शेयर किया, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, स्टिल पीपल वर सिलेक्टिंग द रॉन्ग आंसर। तो देखिए, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन था, तो उसमें एसईसीपी की रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, उसमें थी कि अप्रूवल कौन देगा, कमिश्नर। एनजीओ का ना हर अरसे बाद इनका लाइसेंस रिन्यू होता है, बिकॉज अब ये आपके लिए एडवांस चीज है, एंड इट्स जस्ट फॉर मेमोरी, आईकैप इज नॉट गोइंग टू टेस्ट दिस फॉर फॉर यू। उसमें क्या है कि आपको क्या होता है कि एक एनजीओ अगर होती है ना, तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप लोगों ने FR1 में पढ़ा होगा, CAF 1 में पढ़ा होगा, आपके होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स होती हैं, तो जो एनजीओ होती हैं उनकी फंड अकाउंटेबिलिटी स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, उसके अंदर होता है या सरप्लस में है या डेफिसिट में है, ठीक है। तो उसका जो सरप्लस होता है ना, वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए उनका, क्योंकि पर्पस ये है कि अगर उनको कोई फंड मिला है तो उन्होंने वो स्पेंड करना है, उसका 25% या 30% ही चीज होती है। तो कमिश्नर जो है ना, उसको स्पेसिफिक पीरियड तक देखता रहता है कि एवरी टाइम दे गो टू देम, ही रिव्यूज द फंड अकाउंटेबिलिटी स्टेटमेंट, और वो थ्रेश होल्ड से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, और उसकी भी स्टैंप एक और एक इंस्टीट्यूट से हुई हुई होती है। तो दैट इज द थिंग कि वो स्पेसिफाइड पीरियड से, शायद आप लोग समझ रहे थे कि आप लोग मेंशन कर रहे थे कि एससीसीपी ने, नो, एनजीओ एससीसीपी के अंडर भी होती हैं, एनजीओ ट्रस्ट एक्ट के अंडर भी होती हैं, एनजीओ मिनिस्ट्री से भी रजिस्टर्ड होती हैं, उनको लाइसेंसेस मिलते हैं। बट जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पर्सपेक्टिव से आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली क्वेश्चन इसी से ही आ रहा था उठ के, ठीक है। अच्छा, चैरिटेबल पर्पस की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पर एक दो मैंने पुराने एमसीक्यूज देखे, शुरू शुरू के तो 3 अल्फाज सबने पढ़ लिए, वेलफेयर, चैरिटेबल। आगे से उन्होंने इस चीज को भी टेस्ट किया हुआ था कि फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट, एक्सक्लूडिंग रिक्रिएशनल क्लब, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों को याद, मतलब आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। वाई अगेन आई, मुझे पता है कि आप लोग कह रहे होंगे ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये चीजें अगर मैं आप लोगों को इन द लास्ट वीक ये हम चीज पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग के यू वुड बी वेरी टायर्ड। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एंड के लिए ना आप इतना एक्साइटेड नहीं रहते इन चीजों को करने के लिए। आपके आप क्योंकि बस कॉन्सेप्ट्स आप काफी ज्यादा बड़े बड़े एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं, तो यू आर नॉट लेफ्ट विद मच एनर्जी टू रिटेन ऑल दिस। चैरिटेबल पर्पस वही पुअर एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ होना चाहिए, द एडवांसमेंट ऑफ अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, मेडिसिन, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। इसका आई थिंक आगे मजीद हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर देयर इज अ होल सेक्शन। तो उस वक्त मैं दोबारा इसके इस डेफिनेशन के साथ कनेक्ट कर लूंगी। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहला जो इसका ट्रिगरिंग पॉइंट होता है कि आप, ये आपके सामने एक उन्होंने सिनेरियो दे दिया है, आप लोग कैसे बताएंगे कि नाउ कम टू चैट बॉक्स, कि आपको कह दिया कि एंटिटी है, अ, और ये इसने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, एंड वहां पर वो माइनिंग कर रही है, और अब आप बताएं कि ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या कंपनी है। आपको ये जो मैंने 3 चीजें बोली, एक फैक्ट्री है, एक और वो माइन, जो उसका काम जो है वो एक्सप्लोरेशन है, ABC एनीथिंग, और फिर अब आप बताएं कि ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या कंपनी है या सब्सिडरी है, क्या इज इट अ ट्रस्ट, एनीथिंग।
आपके लिए सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए, आपने क्या चीज मिसिंग है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर? What did I mention? Anyone from yesterday's class? Ikra, I think you were there yesterday. Naveed, आप भी थे. Mm-hmm. Yeah, foreign company. Very nice, Asadullah. Yes, it has to be a non-resident. ठीक है, नॉन रेजिडेंट कहते हैं कि भाई उसको पाकिस्तान में उसका कोई अब आगे जाके हम रेजिडेंसी भी इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या है यहाँ पर कि उसका अब एक नॉन रेजिडेंट है, वो पाकिस्तान में आए हैं और उसने एक अपना ब्रांच ऑफिस खोल लिया है, ठीक है, फैक्ट्री लगा ली है, वर्कशॉप लगा ली है, अदर देन लेजन ऑफिस, ठीक है, अदर देन लेजन ऑफिस, वेयर द ऑफिस एंगेजेस, वो लेजन ऑफिस की उसने एक्सप्लेनेशन दे दी है, एक फैक्ट्री लगा दी है, एक वर्कशॉप लगा ली है जहां पर वो ऑर्डर्स लेते हैं, वेयर हाउस है, फिर एक्सप्लोरेशन, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किसी ने कुछ काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, फिर क्या आता है जी यहाँ पर कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों ने अब तो खैर अब तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं। पाकिस्तान में आई थी एक जमाने में सऊदी कंपनीज जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा इधर इस्लामाबाद रीजन में आकर अलगोरैर गीगा के नाम से कि भाई सऊदीज आ रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। तो वो तो उनको क्या बेनिफिशियल रहा होगा जब टैक्स अथॉरिटीज ने, टैक्स ऑफिसर ने उन्हें अप्रोच किया होगा कि भाई आप आ गए हैं, आप लोग मतलब इतना ले रहे हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम है आपकी, आप यहाँ के लोगों से फंड्स लेकर यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या आप लोग हमें टैक्स दें। तो उनके लिए उनको फिर टैक्स कंसल्टेंट ने एनालाइज किया होगा कि व्हाट वुड बी हैव बीन बेनिफिशियल फॉर यू कि आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट रहें। और मैं इतना ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों का सेक्शन 105 सेक्शन 106 आपके कोर्स का पार्ट है जिसके अंदर आता है कि टैक्सेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का थोड़ा सा आपका जहन खोल रही हूँ मैं यहाँ पर कि आप लोग इसको थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो रखें, इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते रहें आगे पीछे, ताकि जब हम उस टॉपिक तक पहुंचे तो कोई भी सिनारियो आपको वो दे दे को तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा ट्रिकी पार्ट है which one of the student didn't pick, जो एमसीक्यू मैंने शेयर किया था वो अच्छा जो 180 जो डेज वो सिलेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं उनके पास शायद पुराना वाला स्टडी टेक्स्ट ना हो, क्योंकि पहले ये पीरियड वॉज मैंने जो दूसरा ऑप्शन दिया था उन्होंने वो सिलेक्ट कर लिया था। तो इट इज 90 डेज या 12 जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन 3 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हम तब बनाएंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जब वो 90 डेज से ज्यादा हो, और फिर उसके बाद 12 मंथ्स के अंदर वो जितनी भी दफा 90 डेज के उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हों। ठीक है, तो 12 महीने का टैक्स पीरियड है आपका और टैक्स ईयर है, और उसके अंदर 90 डेज के आपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, तो फिर अब आप बताएं आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। आप आइडेंटिफाई करें जी, टैक्स ऑफिसर को आप एक्सप्लेन करें कि आपने जो है वो अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टैक्स करवानी है या बाय एनी अदर मीन। फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज में एचआर सर्विसेज भी आ सकती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपकी आईटी सर्विसेज भी आ सकती हैं। इतने ज्यादा जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अब तो खैर हमारे पास इतने कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट कंसल्टेंसी पहले जब इनिशियली इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं तो इट्स ऑलवेज द कंसल्टेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में किसी दौर में अभी भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं कंपनीज हु हायर द सर्विसेज ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड, और द कंपनीज अब्रॉड और उनसे कंसल्टेंसी वगैरह लेती हैं। अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, एजेंट। आप लोगों ने बिजनेस लॉ जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बहुत आसान होगा ये एजेंसी रिलेशनशिप समझना। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एजेंट है और वो काम कर रहा है फॉर समवन आउटसाइड, ठीक है, एजेंसी तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और अगर नहीं है किसी को तो
मैं इस तरह बता देती हूँ कि थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है। एक तो मैं और मतलब एक सप्लायर है और एक कस्टमर है, वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली अपना सेल परचेज करें। बट देन कम्स अ थर्ड पर्सन, एजेंट, जो कमीशन पे होता है, उसके अपने टर्म्स होते हैं, उसने सप्लायर या कस्टमर दोनों के साथ जो रखे होते हैं, वो थर्ड पर्सन एजेंट होता है। ठीक है। और वही जो है फिर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सप्लायर या कस्टमर ने दी हुई होती है, वो उनकी दोनों जो अदर पार्टीज हैं उनके लिए वो बिहाफ पे वो फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है। Equipment installation installed, substantial equipment installed, asset property capable of giving rising to rise income। कोई इक्विपमेंट आकर पाकिस्तान में ऐसा लगा दिया है कि अब वो उनको सारा जिंदगी जो है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम उनके लिए बन सकता है वो। ठीक है। कोई ऐसा इक्विपमेंट आ गया है यहाँ पर, उन्होंने उनका एक इक्विपमेंट यहाँ पर है, उन्होंने इम्पोर्ट या पाकिस्तान में अपना भिजवा दिया है, जिससे उसका हर वक्त चलता रहेगा साइकिल, उसको यहाँ से इनकम मिलती रहेगी। A place of business that is used or maintained by a person, if the person or an associate of person carries on business at that place or at another place in Pakistan, the place or the place constitutes a permanent establishment of the person or an institute. Business carried on by the person associate at the same place or at more than one place constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation। ठीक है। आपके कनेक्टेड हैं ऑपरेशंस पाकिस्तान में, एक शहर में भी है, दूसरे शहर में भी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दूसरे मल्टीपल लोगों के साथ मिल मिलाकर आपने जो है वो काम किया है। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी इसके समझने में, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के समझने में? फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लें। पब्लिक कंपनी कल हमने डिस्कस किया था, ये आप लोगों के स्टडी टेक्स्ट से क्वेश्चन था। इकरा आपने बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट किया था। द थिंग जो सेकंड क्वेश्चन है इन द स्टडी टेक्स्ट, एनीवन हु हैज द स्टडी टेक्स्ट विद देम राइट नाउ, उसको क्या करना है आप लोगों ने, आपका जो सेकंड ये है, लेट मी टेक यू देयर, ये जो आप लोगों का यहाँ पर बुलेट 2 लिखा हुआ है, ये जो बुलेट 3 है, इट इज नॉट एक्चुअली आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन देयर। ये 2 और 3 इज बेसिकली एक आंसर है। ठीक है। सो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, या जिसने पढ़ना है तो आई वुड वांट एनीवन टू वॉलंटियर एंड रीड इट आउट। इकरा, वुड यू वांट टू रीड इट? Asadullah, would you want to read it? Or guys, just take a screenshot and we'll just proceed। ठीक है। आप लोगों को ये, हम लोगों ने जब कल डिस्कशन की थी तो हम वी वर लिटिल कंफ्यूज्ड कि ये थर्ड का आंसर कौन सा है। तो एक्चुअली सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर, उसका उन्होंने बुलेट में ना आंसरिंग गलत कर दिया है। आप लोग अपने स्टडी टेक्स्ट में भी इसको 2 को आप रिमूव कर दीजिए, 3 को आप रिमूव कर दीजिएगा। इट्स बेसिकली 2 फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ फॉर द सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस इज एक्चुअली आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। आई एक्चुअली वांट टू हेयर यू गाइस। अनीजा आरिफ ने एजेंट एजेंट रिलेशनशिप का आई थिंक अब जवाब दिया है। आई थिंक एवरीवन इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिवाइजिंग पिछले साल की चीजें, पिछले क्लासेस की चीजें। एक कंस्ट्रक्शन वर्क मार्च 2025 तक 60 डेज हो चुकी है एंड वर्कशॉप हो जाता है एंड रिज्यूम हुआ होता है 1 दिसंबर 2025 से मार्च 26 तक चलता है। तो फॉर टैक्स ईयर 26 क्या ये परमानेंट? नो। ओके। ये ना वो कह रहे हैं 12 मंथ्स, उसने टैक्स ईयर की बात नहीं की है। ठीक है। तो वो 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर उससे एक साल का उसको वो टाइम दे रहे हैं कि आपका 12 महीने आपके ट्रैवल में, जब से आप पहली दफा पाकिस्तान आए और फिर आपके उस दिन से जो 12 महीने बनते हैं, आई डोंट थिंक सो इस पे कोई स्पेशल टैक्स ईयर और उसका कोई इम्पैक्ट है। तो फॉर टैक्स ईयर क्या ये परमानेंट, वो डेफिनेटली उसको वो काउंट करेगा, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट।
60 डेज इस टैक्स के 26 में और 27 में वो चला गया है, तो मेरे हिसाब से तो वो करेगा काम, बिकॉज उसने वहां पर टैक्स पीरियड ही मेंशन किया डेफिनेशन में। उसने कहा है कि 12 मंथ्स होने चाहिए कोई भी। ओके। अच्छा, डेल्टा लिमिटेड फॉर डीलिस्टिंग फ्रॉम, ये भी हमने क्वेश्चन जो एक डिस्कस किया इसमें, ये थर्ड वाला पॉइंट ईटीए लिमिटेड, ये एक इम्पोर्टेंट था जिसको आप मैंने कनेक्ट किया है, जो क्लॉज पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन का क्लॉज 1 है। ठीक है, और यही उसकी डेफिनेशन है। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कि आपको आंसर भी यही मिल जाए, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक गाइस। और अभी आप लोगों को शायद अगर याद हो कि कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, कि द सेम थिंग हैज बीन रेप्लिकेटेड इन ऑटम या स्प्रिंग 25 का आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर, आई थिंक। अच्छा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को हमने डिस्कस किया था, हाँ जी। एनीथिंग, ये आप इसका थोड़ा से हेडिंग बुलेट्स बना लिए, अगर कोई याद करना चाहे इसको तो याद कर ले, ताकि फौरन से याद आ जाता है ना। अच्छा, ओके, सो हेयर्स एन एमसीक्यू, आप लोग इसका जरा जवाब दें। A construction company starts work on a dam site in Pakistan. After how many days will this site be deemed a permanent establishment? अभी हमने उसको ये बताना है कि ये पाकिस्तान में जब आया और ये इसने कितने अरसे तक एक्टिविटी की। ठीक है, अभी हम टैक्स ईयर वाले उसमें नहीं जा रहे। ठीक है, immediately upon start of work, more than 30 days in any 12-month period, more than 90 days in any 12-month period, more than 183 days in any period. Is Hamza here? Hamza, हमजा है क्लास में? यस नवीद, गुड, गुड एवरीबॉडी। हमजा इसका आप देख रहे हैं? यस, करेक्ट आंसर है सी। आप रिवाइज करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है ना इसको पढ़ा था। सो यस अगेन, वही जो जिसमें पेपर की बात करी थी, आई डोंट नो ये ऑटम 25 है या स्प्रिंग 25 बनता है। आप लोग के साथ दोनों चीजें शेयर हो गई हैं, दोनों क्वेश्चन बैंक के अंदर भी हैं, और आप लोग जब पास पेपर रिवाइज करेंगे तो ये चीज वहां पर आई हुई है। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, कुछ बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया अपना रिटन टेक्स्ट, दे गॉट देयर कमेंट्स ऑन इट। मैं अब सारी जनरल क्लास के लिए भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, कि जब आप लोग आंसर करते हैं, तो मैंने आप लोगों को एक चीज गाइड की थी। गाइड क्या की थी, आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से ही आपको हाईलाइट करके दी कि व्हाट आई कैप वांट्स, उसने आपको स्टडी टेक्स्ट में ही बता दिया कि हाउ आई वांट यू टू आंसर। कि पब्लिक कंपनी का मैंने सवाल किया है, मैंने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का सवाल किया है, आई वांट यू टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट फ्रॉम द ऑर्डिनेंस। ठीक है, रट्टा नहीं चाहिए उसे, लेकिन ही वांट्स, द एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट कि आप ये पब्लिक प्राइवेट तुक्के पे लिख रहे हैं, या आपके पीछे कोई बैकग्राउंड, मतलब आप कुछ पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए, आप इसी सेंटेंस को अगर आप पढ़ें, तो वो पूछता है कि पीपीएल इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। 59% ऑफ शेयर्स इन पीपीएल आर हेल्ड बाय बीबीसी, a company incorporated in UK. UK holds 97% of the shares. फिर वो लिख रहा है यहाँ पर कि अ पब्लिक कंपनी, नाउ ही इज रिप्रोड्यूसिंग द टेक्स्ट फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लेकिन इसमें मैंने एक और सजेशन एक दी थी कि स्टार्ट, क्योंकि अब आप यहाँ पर ये राइट इट लाइक के अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, क्योंकि आपका सेल्स टैक्स का भी तो पेपर होता है ना, सेल्स टैक्स भी तो आपके इस पेपर का पार्ट है। तो अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इस तरह करके आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है। अ पब्लिक कंपनी फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पसेस, जो कोट अनकोट जो आपका वहां पर टेक्स्ट है, उसको आपने इसी तरह रिप्रोड्यूस करके, और फिर आगे आपने अपना रिस्पॉन्स दिया कि देयर फॉर पीपीएल इज नॉट अ पब्लिक कंपनी फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पसेस। बट सिमिलरली आई कैप ने एक और तरह का भी जवाब दिया है फॉर दिस डेल्टा जीटा एंड ईटीए लिमिटेड के लिए, उसने पहले ही बता दिया। अब नाउ लेकिन देखें, एंड पे जाकर उसने जरूर एक्सप्लेन किया है उसको।
सो द इजियर वे इज कि आप एग्जैक्ट जो आपकी मेमोरी है वहां से आप रिप्रोड्यूस करें कि आप फैक्ट क्या दे रहे हैं, एंड देन राइट यस इट देयर फोर ड्यू टू विच, इस तरह करके अपना सेंटेंस आंसर कंप्लीट करें। अगर आपने कोट अनकोट आपने सबसेक्शन वहां लिख दिया, एंड देन राइट your answer by writing therefore it is a it is a public company due to this reason it cannot be a public company. Okay. अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि उसने पूछा है कि वेदर अबव कंपनीज आर पब्लिक और प्राइवेट, तो इसलिए आपने बताना है प्राइवेट है पब्लिक है। लेकिन अगर उसने पूछा है कि चेक इफ द अबव कंपनीज आर पब्लिक और नॉट, तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना फिर खुद से आप बताएंगे प्राइवेट है नहीं है। आप लिखेंगे इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, इट इज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है। सो ये भी चीजें थोड़ी सी मैटर करती हैं, बिकॉज आप लोगों ने जो अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर किए, आप लोग कितने थोड़े थोड़े मार्जिन से यू कुडंट मेक है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीजें ही मिस आउट होती होंगी, बिकॉज आपने बड़े बड़े मार्क्स तो ले लिए ना पेपर में, कि वो ऑल आपकी माशाल्लाह से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स मूव टू द बच्चे शुक्र करेंगे जो हु आर हियर सिंस द फर्स्ट लेक्चर, कि हम अभी मूव करने लगे हैं टुवर्ड्स द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बताएं कि रेजिडेंसी, हाँ पहले मुझे बताएं कि आप सब आर यू गाइस लाहौर बेस्ड? हम्म। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो आप सबकी रेजिडेंसी कहाँ की है। ओके। 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 चलो सही है, ग्रेट। तो वी हैव रेजिडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस मींस आपकी रेजिडेंसी कहाँ की है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स। The determination of residential status of a person is necessary as the law explicitly provides that a resident is taxable in respect of its worldwide income. Worldwide income. अगर आप लोग जो लोग इस वक्त लाहौर में हैं, जो लोग इस वक्त कराची में हैं, जो इस वक्त सिंध में कहीं हैं, उनको अगर फॉर इंस्टेंस वो कोई मैं तो एक फीमेल से ये कहूंगी कि उसने कोई कपड़ों की कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, एंड द पर्सन इज सेलिंग इट ऑनलाइन, और उसका उसका जा रहा है जी, कपड़े बिक रहे हैं उसके, पेशावर में भी बिक रहे हैं उसके, कराची में भी बिक रहे हैं। तो क्या वो क्योंकि कराची का रेजिडेंट है वो कहे कि नहीं मैं सिर्फ कराची के ही लोगों को बेचूंगा तो ही मैं आपको टैक्स दूंगा? नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के जिधर जिधर उसका जो आइटम्स हैं वो जा रहे होंगे, वो उसके ऊपर वो उसकी इनकम बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कराची वालों से पैसे लूंगा, या मैं कराची वालों से पैसे नहीं लूंगा मैं बाहर वालों से लूंगा। ठीक है, तो दैट इज अक्रॉस पाकिस्तान, वो जो सेल आउट कर रहा है वो उसकी इनकम बनेगी। ठीक है। और जो भी पैसे उसके बाहर जाए, अगर उसको उसका बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको बाहर से भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या हम कहेंगे देखो इससे तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, क्या नहीं नहीं ये इसकी इनकम नहीं बनती, ये तो इसका ना अब क्या कहते हैं इसको, तो फॉरेन इसको बाहर ही रखने चाहिए, बाहर बाहर के पैसे नहीं। ऐसा नहीं होगा, वो कहे कि मेरा मैं एक फॉरेन अकाउंट बनाता हूँ बाहर ही, और वो पैसे बाहर ही रहे, वो पैसे उसके बाहर, जिस तरह पाकिस्तान के अक्रॉस एक कराची के बंदे के कराची का जो रेजिडेंट है वो उसकी इनकम का हिस्सा है, हिस्सा जो भी पैसे वो बाहर से भी उसको आ रहे हैं वो भी उसकी इनकम का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इनकम समझना जरूरी है कि इनकम क्या क्या हो सकती है आपकी। आपको पैसे अक्रॉस पाकिस्तान से मिल रहे हैं, आपको पैसे बाहर से आ रहे हैं, वो आपकी क्या है, वो कोई चैरिटी तो नहीं है ना, वो कोई ज़कात डोनेशन तो नहीं आ रही, वो आपकी बिजनेस की इनकम है। तो दैट इज योर इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी इनकम है। फिर उसके बाद क्या है, आप रेजिडेंट हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं बिजनेस करते हैं, फिर आपका बिजनेस इतना अच्छा हो गया है कि अब आपको दुबई में लोगों ने कहा है कि आप आकर अपनी एक बुटीक यहाँ खोल लें, और आप बस अब यहाँ से ये अपना बिजनेस करें, और आपकी जो वहां पर बुटीक खुल गई हैं
अक्रॉस पाकिस्तान, वो आप वैसे ही रखें और अब आप यहाँ दुबई आ जाएं, तो अब तो वो क्या होगा, वो दुबई चला गया है, तो क्या वो पाकिस्तानी रहा या वो दुबई नेशनल हो गया है? उसकी रेजिडेंसी तो बदल गई है, ठीक है, लेकिन उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है? पहले तो वो पाकिस्तान में बैठा हुआ था ना, पाकिस्तान में बैठा हुआ था, अब वो चला गया है पाकिस्तान से बाहर, उसकी रेजिडेंसी हो गई है बाहर की, ठीक है, लेकिन उसके पास इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से भी आ रही है और वो अब जो दुबई में बैठा हुआ है वहां से भी आ रही है। तो स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को समझ के ऐसे सवालों के जवाब देने, क्योंकि इसी बेसिस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, आई हैव ट्राइड टू गिव यू द सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ ऑल, के स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के फ्लो ऑफ इनकम आपकी कहाँ कहाँ से आ रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं, हम इसको, आई वांट you guys to participate a little, please. So I want volunteers who are going to, read it out. People, anyone who would want to participate. Ikra, Naveed. Naveed, can you please read it out? Sure, ma'am. Okay. A person shall be a resident in Pakistan for a tax year if the person is a resident individual, resident company, or resident association of persons for the year, or the federal government. A person shall be known resident person for a tax year if the person is not a resident person for that year. A very important point to note from above discussion is that the residential and non-residential status of any person is to be determined in respect of each tax year, as it may vary from year to year. A person can be resident in tax year 2025, example 1 July 2024 to 30 June 2025, but may be a non-resident in tax year 2026, 1 July 2025 to 30 June 2026. Perfect. Thank you so much, Naveed, for reading it out for all of us. So, हमें क्या पता चला कि पाकिस्तान में कितनी टाइप्स ऑफ, अभी हमने ऊपर जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें कौन कौन शामिल है? इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है, ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट है। तो खैर फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट हैज ऑलवेज इज ऑलवेज सपोज टू बी अ रेजिडेंट, लेकिन ये जो तीन लोग, तीन पर्सन हैं, इंडिविजुअल, कंपनी एंड एओपी, ये तीनों जो हैं, दे कैन ऑलवेज, दे आर रेजिडेंट और दे कैन बी नॉन रेजिडेंट एट द सेम टाइम। और वो कह रहे हैं कि किसी भी टैक्स, ये आप, ये रेजिडेंट रजिस्टर परमानेंट स्टैटस वाला चीज मैंने बोली थी ना, कि उसको एस्टैब्लिश करने में सबसे पहला क्या पॉइंट है कि क्या ये फॉरेन है। तो इसी तरह इसका लिटमस टेस्ट जो है ना, वो ये है कि ये आपने हर साल चेक करना है, हर 12 महीने में चेक करना है। इंडिविजुअल के लिए तो 30 जून ही एंड है, लेकिन जो अगर एओपी और कंपनी है तो आपने उसका जो टैक्स ईयर अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर है उसके हिसाब से उसका रेजिडेंशियल। अभी जो मैंने बुटीक की एग्जांपल दी, वो बंदा जब दुबई चला गया होगा और वो साल में कभी वापस ही नहीं आया होगा, तो क्या वो रेजिडेंट रहा, नहीं रहा, उसकी रेजिडेंसी यहाँ की रही, नहीं रही? तो पहले तो ये चेक, लिटमस टेस्ट जो है वो ये है कि पहले आपने, अ, ये तीन लोग हैं, इंडिविजुअल, कंपनी एंड एओपी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है 81 सेक्शन, ये कहते हैं 82 में वो इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए उसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी क्लॉजेस आपको यहाँ पर दिए हैं, और इनकम टैक्स रूल्स से भी आपको क्लॉजेस दिए हैं। दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। एंड गाइस, जस्ट रेट मी इन, मेंशन इन चैट बॉक्स कि आप लोगों, यू वांट मी, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या यू गाइस आर, वी कैन मूव टू एक्चुअल प्रैक्टिस थिंग्स हियर। मैं एक दफा बस रीड आउट कर दूं आपको, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या हाउ डू यू वांट मी टू गो बाय दिस? ज्यादा जरूरत नहीं है ना?
ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सही हो गया। तो तीन चीजें इंडिविजुअल के लिए 183 डेज होने चाहिए, 183 डेज एंड मोर। एम्प्लॉय होना चाहिए उसको, फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो यहाँ रहे या फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान से बाहर है। जैसे होते हैं फॉरेन जो कमिश्नर्स होते हैं, जो फॉरेन ऑफिसेज में होते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, तो उनका टैक्स जो है वो यहीं पे कटेगा, वो यहीं पे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। A citizen of Pakistan who is not present in country for more than 182 days during the year, he is not a resident taxpayer of any, or he is not a resident taxpayer of any other country। ठीक है। फिर ये रूल्स हैं जो आपको याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे, कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या नहीं इंक्लूड करनी। बेशक आपकी फ्लाइट रात को 9 बजे आए, बेशक आप सुबह के 9 बजे आए, रात के 9 बजे आए, वो दिन आपका पूरा काउंट होगा। ठीक है। अगर आपके उस दिन पाकिस्तान में पब्लिक हॉलीडे हो, वो भी काउंट होगा। छुट्टी हो, आपका आपने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली हैं, आप दुबई से यहाँ जॉब करते थे, आप यहाँ आए, आप सिर्फ 30 40 दिन, और यहाँ पर आपकी अपनी शॉप थी। ठीक है, आपका वहाँ का बिजनेस है, आप नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपके दो बिजनेसेस यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आपको फिर रेजिडेंसी में आप काउंट होना शुरू हो जाएंगे। उस पर्सपेक्टिव से आपने इन चीजों को देखना है। आप किस तकलीफ थी, आप रुक गए यहाँ पर, डे इन द इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ, जो अभी तो लॉकडाउन वगैरह आपने देखे किस तरह जहाज चल ही नहीं रहे थे, लोग पाकिस्तान में थे, बिकॉज फ्लाइट्स ही नहीं थी। हॉलीडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ा सा कोई काम करने आया था 1 हफ्ते का, लेकिन फैमिली ने उसे रोक लिया और वो 6 महीनों से ज्यादा रुक गया। 183 डेज मेक्स 6 महीनों से ज्यादा का ही टाइम पीरियड ना। टू अदर थिंग्स, सेक्शन 83 एंड 84 के, कंपनी जो हो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह पता चलेगा। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसकी यहाँ पर होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेट, अब आप लोगों ने कंपनी लॉ तो नहीं पढ़ा, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म्ड, ये चीजें आप बिजनेस लॉ में पढ़ रहे होंगे आई बिलीव, कि लॉ, किसी लॉ के अंडर वो कंपनी बनी हो। जैसे अभी हमने ऊपर ट्रस्ट पढ़ा, हमने क्या कहते हैं ये, डिफरेंट लॉज हैं जिसके अंदर एंटिटीज कॉन्स्टिट्यूट हो सकती हैं पाकिस्तान में। ठीक है। कंपनी तो कंपनी लॉ के अंदर, पार्टनरशिप्स हैं तो वो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर होती हैं। ठीक हो गया। तो वो किसी भी लॉ के अंडर हुई भी हो, बनी हो, उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि उसके डायरेक्टर्स जो हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसे, हाँ, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होती है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसको कहते हैं, एक कंपनी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का नाम क्या होता है। एनीबडी कम टू द चैट बॉक्स। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे बताएंगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड ओनली इन पाकिस्तान, क्या एक लफ्ज होगा, शुड बी होनली इन पाकिस्तान। अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड, BOARDS, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हर कंपनी के अंदर, आप लोग आगे जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे, अब तो मुझे भी उसका काउंट भूल गया है, कि एक बोर्ड के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल होते हैं। प्राइवेट कंपनी के एक अलग काउंट है और पब्लिक कंपनी का एक अलग काउंट है। आई नो दिस विल नॉट बी टेस्टेड, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि वो जो काउंट ऑफ पीपल है वो पाकिस्तान से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों, चारों के चारों लोग, या वो दुबई में मीटिंग्स करते हैं, या वो यूके से आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बांग्लादेश से आपको, मतलब वहां पर वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। सो मैनेजमेंट कहाँ पर बैठती है उसकी सारी। ठीक है। अब सऊदी एक बंदा है, उसने आकर कंपनी तो SECP में खोल ली है, लेकिन वो रन उसको वहां से करता है। ठीक है। इट्स अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। रेजिडेंट AOP, यस, बोर्ड जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बिल्कुल वेरी नाइस असदुल्ला, कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास वीटो पावर हो, वोट करने की पावर हो, वो कहाँ बैठते हैं। सेम सेम गोज फॉर AOP। ठीक है। AOP के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेल बी अ रेजिडेंट, अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ पर हो। इसके लिए वो वाले लॉज नहीं है कि वो फेडरल क्या कहते हैं इसका,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, उसमें इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान वाली चीज उस तरह नहीं है, लेकिन एओपी बनती ही तब है जब वो रजिस्ट्रेशन उसकी जो हो वो एज पर पार्टनरशिप एक्ट हो रही हो। ठीक है, ठीक है, चलें जी। अब इसमें यस नो, unmute yourself guys, everybody unmute yourself and answer to this exercise, बिकॉज मुझे तो ऐसे लगता है कि ऑनलाइन क्लास में ना ये पर पार्शियल भी चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। If the control and management is situated wholly or partly in Pakistan। जी जी, आप सही कह रहे हैं, wholly और partly in पाकिस्तान। सबको बात की अंडरस्टैंडिंग है जो असदुल्ला ने उसमें टाइप की है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपनी के लिए तो होली पाकिस्तान में होनी चाहिए, बट इन केस ऑफ एओपी वो होली भी पाकिस्तान में हो सकती है और पार्टली भी पाकिस्तान में हो सकती है। यानी कि अगर 4 पार्टनर्स हैं, उसका आप रेशो कर लें कि उन चारों का पाकिस्तान में होना इज नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलें एवरीबॉडी ये एक्सरसाइज कर लें हम लोग, और वी शुड मूव टू द जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उस पे। हेलो, नोबडी? ओके, let's try some new questions then। ये भी एक पास्ट पेपर्स का ही क्वेश्चन है। आ, आप लोग इसको खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन? हेलो, ओके। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड यू कैन अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन and share the answers with me on WhatsApp. And then we can, I'm here for 2 more minutes. हमारी क्लास 8:30 पे एंड हो जाएगी, और दैट्स फॉर टुडे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप ये पेपर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें एंड शेयर योर आंसर्स। आई नो आप लोगों ने मे बी ये प्रैक्टिस भी किए हों on your own, but if you want to share your answers with और उसका कोई comment चाहिए आपको अपने answers पे, तो you can share your answers with me और मैं आपको उसके ऊपर comment कर दूंगी। नवीद, हमजा, the way you did yesterday आप लोग आज भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप एडमिन में जाएं, उसमें माय नंबर इज देयर। आप लोगों को जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं दे आर फ्रॉम माय नंबर। ठीक है, आप वो उस नंबर पे क्लिक करेंगे, मेरा नंबर है वो। आप अपने आंसर्स, आप अपने रिस्पॉन्सेज, एंड वन मोर थिंग, जो एमसीक्यूज मैं वहां डाल रही हूँ, दैट्स नॉट, आपको कोई जज नहीं करेगा। ठीक है, और जो लोग, मैं जिसको भी पूछ रही हूँ कि आपने क्यों नहीं जवाब दिया, आपने क्यों, कह रहे हैं कि हम एक दफा पढ़ लेंगे, दैट्स अ गुड अप्रोच, बट ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई भी नहीं, इतना टाइम ही नहीं बचता पेपर से 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले कि आप जाकर पुराना, आई विल गिव यू द होल लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज जो ये मैं डाल रही हूँ उसके अंदर, वो पूरा मैं आपको शेयर करूंगी। मैं आई डोंट वांट टू ओवरबर्डन यू गाइस राइट नाउ। ठीक है, आप लोगों को तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है, आप लोगों को तो प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, सो सून जब हमारे ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक हैं उस पर मैं सही तकरीर कर चुकी होंगी आप लोगों के साथ, तो फिर एक मोमेंटम बन चुका होगा, और हम लोग, सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि एग्जाम फोकस तैयारी होगी। अब आपको जो है वो छोटे छोटे क्विजेज नहीं होंगे, हम पूरे पूरे क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, राइट? आप लोग ये प्लीज ले लें स्क्रीनशॉट। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, दे आर फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक। आप लोग कह रहे हैं कि या या दैट नंबर, यस, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है।
सो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बट ये थोड़ा सा एक आप मेरे साथ बेयर करें, बिकॉज मुझे नहीं पता हर किसी का लेवल क्या है, ठीक है। तो हमने एक पेस बिल्ड करनी है, और इंशाल्लाह फ्रॉम सैटरडे और मंडे ऑनवर्ड्स हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। और छोटी छोटी प्रैक्टिस होगी पहले तो हमारा, क्योंकि हेड्स ऑफ इनकम हम थोड़े थोड़े पढ़ेंगे पहले। सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस जो है ना वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक 2 weeks एंड मे बी बिफोर ईद और आफ्टर ईद हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आई हैव टू शेयर द स्केड्यूल विद यू, बट आई एक्चुअली वांट कि मैं आपको क्वेश्चन, मैं मतलब आई नो पीपल डोंट वांट टू कम, हर चीज पर नहीं अटेंड करना चाहते, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कि मैं मेंशन करूं कि कौन सा क्वेश्चन के नाम वगैरह भी मेंशन करूं। तो आई वांट टू शेयर अ वेरी डिटेल्ड प्लानर विद यू गाइस, ठीक है। एवरीबडी डन? ले लिए स्क्रीनशॉट सबने? आई होप, बिकॉज आई डोंट नो ये कब अपलोड होता है और आप लोगों के पास कब जाएगा। सो आई कैन इवन शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, आई जस्ट शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज, एंड डू शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद मी फॉर कमेंट्स, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज एवरीवन।